गुजरते वक्त के साथ भारतीय लोगों में यह समझ जरूर विकसित हो गई है कि पर्दे पर हम किसी इंसान को जो कुछ भी करते हुए देखते हैं वो इंसान असल जिंदगी में उस छवि से बिल्कुल अलग होता है। किसी फिल्म का कैरेक्टर और उस कैरेक्टर को निभाने वाला एक्टर दोनों की अपनी अलग अलग शख्सियत होती है। इस समझ के विकसित होने का परिणाम है कि आज फिल्मों को देखने वाला हर इंसान विलेन का किरदार निभाने वाले शख्स को भी हीरो जितना ही प्यार करते हैं। रंजीत भी एक ऐसा ही नाम है। फिल्मों में जिनका काम भले ही डरावना लगता था, लेकिन शोहरत, इज्जत और प्यार उन्हें भी उतना ही मिला जितना इनके साथ काम करने वाले हीरोज को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय सिनेमा के इसी खलनायक की बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं इनके बारे में कुछ मजेदार और दिलचस्प बातें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। लेटर्स तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन आप पिएंगी क्या? ठंडा गरम सॉफ्ट ड्रिंक या? जब तक सारी जायदाद तुम्हारे नाम नहीं हो जाती और बैंक के 1 करोड़ रुपए तुम्हारे नाम ट्रांसफर नहीं हो जाते, तब तक तुम मुन्ना बाबू बन जाओगे और ये तुम्हारी सौतेली माँ शकुंतला। हाय हाय हाय, नदी बहुत बल खाती है, बहुत इधर से उधर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी तकदीर बदल नहीं सकती। आखिर उसे एक दिन समुद्र के साथ एक होना ही पड़ता है। और सुनाओ, कैसी गुजर रही है असिस्टेंट कमिश्नर? मिस्टर एसे, तुम्हें शायद मेरी पहुंच का पता नहीं है। जानते हो मैं जिधर से गुजरता हूँ तुम्हारे जैसे वर्दी वाले मुझे सलामें मारते हैं आजकल। 12 सितंबर साल 1946 के दिन अमृतसर के पास स्थित एक गांव में पिता द्वारका प्रसाद बेदी के घर उनकी सबसे पहली संतान का जन्म हुआ और नाम रखा गया गोपाल बेदी, जिन्हें हम रंजीत के नाम से जानते हैं। पिता बिजनेसमैन थे और दादाजी अपने जमाने में प्रिंसिपल रह चुके थे। द्वारका प्रसाद जी अपने बेटे को एक बड़ा बिजनेसमैन बनाने का ख्वाब देख रहे थे और दूसरी तरफ बेटे का मन खेल की दुनिया में बसा हुआ था। रंजीत जब 5 साल के हुए तो इनका परिवार दिल्ली में आकर रहने लगा, जहाँ अपने स्कूली दिनों से ही ये फुटबॉल के खेल को अपना दिल दे बैठे। स्कूल से निकलकर जब हिंदू कॉलेज में आए तो यहाँ भी एक गोलकीपर की हैसियत से टीम में अपना स्थान पक्का कर लिया। लोग रंजीत के खेल को देखकर इन्हें गोली कहकर पुकारने लगे। रंजीत जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, उस दौर में किसी भी सरकारी नौकरी का रिजल्ट बहुत ही हैरान कर देने वाला देखने को मिलता था। खासकर वायुसेना और नेवी जैसी भर्तियों की परीक्षा में तो केवल 10-12% लोग ही सिलेक्ट हो पाते थे। ऐसे में रंजीत जी ने अपने दोस्तों के कहने पर, या यूं कहें कि उनके उकसाने पर, उनके साथ वायुसेना में पायलट की भर्ती का फॉर्म बिना अपने माता पिता को बताए भर दिया, जिसमें रंजीत जी सिलेक्ट भी हो गए। और अब रंजीत जी को ट्रेनिंग के लिए कोयम्बतूर जाना था। यहाँ आकर जब कॉलेज की पढ़ाई मुश्किल होने लगी तो रंजीत जी ने सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ दी थी। ट्रेनिंग में 5-6 महीनों तक पसीना बहाया, लेकिन अच्छी खासी बॉडी और इस मसल मैन पर रंजीत जी के इंस्ट्रक्टर की बेटी दिल हार गई और वो रोज रंजीत से मिलने जाने लगे। रंजीत जी को उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उससे हेल मेल बढ़ने लगा तो इंस्ट्रक्टर ने रंजीत जी को उसकी बेटी से दूर रहने की हिदायत दे दी और साथ में ये धमकी भी दी, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। ये बात सुनकर रंजीत जी भड़क गए और जवानी के जोश में उनके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए जिसे सुनकर इंस्ट्रक्टर ने उन्हें ट्रेनिंग सेंटर से बाहर कर दिया। पढ़ाई पहले ही छूट गई थी और अब ये वायुसेना में शामिल होने का मौका भी हाथ से चला गया था। ऐसे में खाली हाथ बैठे रंजीत साहब का मन फिल्म देखने में लग गया। कोयम्बतूर से वापस दिल्ली आए रंजीत जी को उनके दोस्तों ने एक दिन बड़ी जिद करके फिल्म गाइड देखने के लिए मना लिया। रंजीत साहब बताते हैं कि यह पहली फिल्म थी जो उन्होंने अपने जीवन में देखी थी। इसके बाद देव साहब की एक और फिल्म हम दोनों भी उन्होंने देखी और इन दोनों फिल्मों में देव साहब की अदाकारी रंजीत जी को कुछ इस तरह भाई कि रंजीत साहब जिनके घर में फिल्मों को लेकर बात करने पर भी मनाही थी, उन्होंने इन दोनों फिल्मों को 20 बार देख लिया। उन्हीं दिनों रंजीत जी के एक दोस्त ने उन्हें अपने घर पार्टी में शामिल होने के लिए कहा। रंजीत साहब अपने दोस्त के घर पहुंचे और सभी लोगों को नमस्ते सलाम नमस्कार करते हुए बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठ गए। इस पार्टी में ठाकुर रणवीर सिंह नाम का एक शख्स भी मौजूद था, जो हॉलीवुड से बॉलीवुड तक की फिल्मों में अलग अलग तरह के काम करता था। उसकी इन दोनों जगहों पर रोनी नाम से अच्छी जान पहचान थी। रोनी ने रंजीत की कद काठी देखी और उनके पास आकर बोले, क्या तुम फिल्मों में काम करना चाहते हो? रंजीत साहब को लगा ये आदमी उनके साथ मजाक कर रहा है, तो मजाक मजाक में उन्होंने भी हाँ कह दिया। धीरे धीरे फिल्म की कहानी, कास्टिंग और रुपए पैसों के बारे में भी बात हो गई। इस फिल्म का नाम था जिंदगी की राहें, जिसमें रंजीत को रोनी ने एज ए लीड एक्टर साइन कर लिया और मुंबई आ गए। सब कुछ तय हो गया, लेकिन रोनी के मुंबई जाने के बाद 2 महीनों तक रंजीत को उनका कोई मैसेज नहीं मिला, तो वो मानने लगे कि रोनी सच में उनके साथ मजाक कर रहा था। लेकिन रंजीत जी का सोचना गलत था। कुछ दिनों बाद उनको एक पत्र मिला जिसमें रोनी ने लिखा था कि वो तुम्हें यानी रंजीत को लीड रोल में तो नहीं, लेकिन उसी फिल्म का एक और अच्छा सा किरदार दे सकते हैं। अगर तुम करना चाहते हो तो मैंने टिकट के पैसे भेज दिए हैं। मुंबई आ जाओ, मैं चेतन आनंद के घर पर ठहरा हुआ हूँ।
रंजीत जी ने वो टिकट उठाई और अपने माता पिता से मुंबई अपने दोस्तों के साथ घूमने का बहाना बनाकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई आने के बाद रंजीत साहब ने अपनी पहली रात चेतन आनंद के घर बिताई, जहाँ रोनी के साथ साथ प्रिया राजवंश भी मौजूद थी। रंजीत साहब बताते हैं कि बॉम्बे में उनकी पहली रात बहुत ज्यादा खौफनाक रही, क्योंकि पास में समुद्र था जिसकी लहरें लगातार घर की दीवारों से टकरा रही थी। और अमृतसर से आए एक सीधे साधे लड़के के लिए यह एक डरावनी बात थी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी समुद्र नहीं देखा था। रोनी के साथ रहने के कारण रंजीत जी ने बॉम्बे में एक सप्ताह के भीतर ही बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेताओं से मुलाकात कर ली। लेकिन इन सब के बीच रंजीत जिस फिल्म के लिए बॉम्बे आए थे वो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स की वजह से बंद हो गई। रोनी ने उन्हें साइनिंग अमाउंट यानी 700 रुपए पकड़ाए और ब्रिटेन चला गया। यहाँ रंजीत बिल्कुल निराश हो गए। ऊपर से पिताजी का कहना था कि बॉम्बे से आते ही उनके किसी दोस्त के यहाँ जर्मनी में बिजनेस संभालना होगा। ऐसे में रंजीत साहब ने कभी दिलीप साहब के यहाँ तो कभी रोनी के किराए वाले घर में लगभग 2 महीने गुजारे। और तब उनके पास फिल्म सावन भादो के डायरेक्टर मोहन सहगल का फोन आया और उन्होंने अपनी फिल्म में रेखा के भाई के लिए उन्हें कास्ट कर लिया। साथ ही दत्त साहब भी इसी दौरान अपनी फिल्म रेशमा और शेरा बना रहे थे, जिसमें वहीदा जी के भाई का किरदार रंजीत जी को मिल गया। यहाँ फिल्म रेशमा और शेरा के दौरान दत्त साहब के कहने पर गोपाल बेदी रंजीत बन गए और इस तरह एक लंबा फिल्मी सफर शुरू हो गया। फिल्म रेशमा और शेरा में रंजीत के साथ काम कर रही राखी जी के कहने पर रंजीत साहब को साल 1971 में फिल्म शर्मिली में कुंदन का किरदार मिल गया। एक विलन के तौर पर रंजीत साहब की यह पहली फिल्म थी जिसका प्रीमियर दिल्ली में रखा गया और यहाँ जाकर उनके परिवार को पता चला कि उनका बेटा फिल्मों में काम कर रहा है। आगे की कहानी रंजीत जी कई इंटरव्यूज में साझा कर चुके हैं कि किस तरह राखी जी के साथ बदतमीजी करने वाले सीन के कारण उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया और किस तरह फिर राखी जी के समझाने पर बात बनी। यहाँ से हिंदी सिनेमा में रंजीत नाम का एक नया विलन निकल कर आया, जिसने आगे लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। फिल्म निर्माता उन्हें बिना स्क्रिप्ट के डिमांड के भी फिल्म में सिर्फ 1 या 2 रेप सीन के लिए कास्ट कर लेते थे। प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई जैसे बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं की लगभग हर फिल्म में रंजीत का नाम जैसे जरूरी हो गया था। साल 1975 में आई फिल्म शोले में डैनी के बाद रंजीत का नाम भी सामने आया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते वे गब्बर का किरदार नहीं कर पाए। लेकिन इससे इनके करियर को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। सीधे साधे भाई से एक खूंखार विलन की जो छवि रंजीत जी ने पर्दे पर बनाई थी उसने लोगों को उनका कायल कर दिया था। अपने रेप सीन के लिए मशहूर रंजीत अपने करियर में लगभग 350 ऐसे दृश्य पर्दे पर अभिनीत कर चुके हैं, जो अपने आप में एक अनचाहा और अटूट रिकॉर्ड है। अच्छा मुझे मैं तो किसी नीच कमीने की औलाद हूं ना, जिसे देखते ही आपके तन बदन में आग लग जाती है। असल जीवन में सादा जीवन उच्च विचार में यकीन रखने वाले रंजीत साहब की छवि उनके करियर के दौरान कुछ इस तरह खराब हो गई थी कि लड़कियां उनके सामने आने से डरने लगी थीं। यहाँ तक कि एक फिल्म के दौरान जिसमें रंजीत जी के कैरेक्टर को कोबरा पकड़े दिखाया जाने वाला था, उसकी शूटिंग के दौरान कोबरा ने उन्हें कई बार डंक मार दिया था। हालांकि कोबरा का पूरा जहर पहले ही खत्म कर दिया गया था, लेकिन डंक का कोई जानलेवा असर न हो इसके लिए एक लेडी डॉक्टर से संपर्क किया गया, लेकिन उस डॉक्टर ने रंजीत जी का नाम सुनकर आने के लिए मना कर दिया। ऐसा ही किस्सा है कि अपनी बेटी के साथ जब भी रंजीत साहब होटल में जाते थे तो वहाँ मौजूद लोग उन्हें टेढ़ी नजरों से देखते थे और उनका भ्रम मिटाने के लिए रंजीत साहब वेटर को जोर से आवाज देकर बोलते, भाई जो मेरी बेटी कहेगी वही हम खा लेंगे। ऐसे कई किस्से कहानियां रंजीत साहब की जिंदगी में घटित हुई, जिन्हें वो आज अपनी एक्टिंग के लिए मिला सबसे बड़ा पुरस्कार मानकर खुश हो जाते हैं। जब प्यास लगी हो और सामने पानी पड़ा हो प्यास बुझाने के लिए, तो किसी की इजाजत थोड़ी लेनी पड़ती है। हाय हाय हाय, नदी बहुत बल खाती है। जब उस किसी का पता ही नहीं तो फिर बीवी किसकी हुई? तो कर लो, पुलिस को फोन कर लो। रंजीत साहब की पर्दे वाली छवि के कारण कुछ लड़कियां डरती थीं, तो वहीं कुछ लड़कियां उनसे प्यार भी करती थीं, जिसमें डिम्पल कपाड़िया की बहन सिंपल कपाड़िया का नाम भी आता है। लेकिन यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि राजेश खन्ना रंजीत को पसंद नहीं करते थे। रंजीत साहब की शादी आलोका बेदी से हुई, जिन्हें नाजनीन नाम से भी जाना जाता है। रंजीत साहब की एक बेटी और एक बेटा है, जिनका नाम दिव्यांका बेदी और चिरंजीवी बेदी है। शराबी, लैला मजनू, अमर अकबर एंथोनी, धर्मात्मा, द बर्निंग ट्रेन और याराना जैसी सैकड़ों फिल्मों में काम करने वाले रंजीत साहब अपनी पीक के दौरान 8 शिफ्टों में काम करते थे। 80 के दशक के अंत तक आते आते रंजीत जी ने फिल्म कारनामा से फिल्म निर्माण में हाथ आजमाने का विचार किया, जिसके बाद साल 1992 में रंजीत साहब फिल्म गजब तमाशा के जरिए राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की हिट जोड़ी के साथ एक बार फिर फिल्म निर्माण में उतरे। लेकिन ये दोनों ही फिल्में कमाल नहीं कर पाईं। रंजीत साहब ने बॉलीवुड फिल्मों के अलावा पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। साथ ही वो जुगनी चली जलंधर जैसी टीवी सीरियल में भी नजर आ चुके हैं। नारा टीवी रंजीत जी के स्वस्थ और सुंदर भविष्य की कामना करता है और उनके लाजवाब करियर के लिए उन्हें बधाई देता है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।